नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश से। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 9 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 9 महीने के कार्यकाल में सीएम मोहन यादव ने दिखा दिया कि सुशासन के लिए वक्त के साथ कदम ताल करते हुए कैसे फैसले लिए जाते हैं। अगर उनकी सरकार के 9 महीने के कार्यकाल के 9 बड़े फैसलों की ही चर्चा की जाए तो तस्वीर एकदम साफ दिखाई देती है कि सरकार ने 9 महीने में बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। मोहन सरकार का 9 माह का कार्यकाल पूरा। 9 माह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 9 बड़े फैसले। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण का फैसला। सालों से राह देख रहे हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भुगतान का ऐतिहासिक निर्णय। सीएम के अमानक नर्सिंग कॉलेज बंद करने के आदेश में दिखी सख्ती की झलक। राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने राजस्व महाअभियान बना मददगार। लाडली बहना योजना जारी रखने का फैसला, महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार। नदियों को जोड़ने का फैसला भी डॉक्टर मोहन यादव की दूरगामी सोच का नतीजा। सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर करने के निर्णय ने किसानों को दी राहत। सहकारिता के जरिए दूध क्रांति से संपन्न बनेंगे प्रदेश के किसान। राजस्व सीमाओं के विवाद को निपटाने परिसीमन आयोग के गठन का फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला बड़ा और कड़ा फैसला धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियंत्रण तथा मांस मछली की खुलेआम बिक्री पर रोक का था। सीएम बनते ही डॉक्टर यादव ने यह फैसला लिया था और उसके आदेश भी उसी समय जारी हो गए। मुख्यमंत्री ने दोनों फैसलों पर सख्ती से अमल का आदेश देकर जता दिया था कि उनकी कार्यशैली क्या होगी। आज भी इन फैसलों पर तमाम कसमकस हो रही है, लेकिन सीएम ने अपने फैसलों में कोई उलटफेर नहीं किया है। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मोहन सरकार के कार्यकाल के बड़े फैसलों में इंदौर की बंद पड़ी प्रसिद्ध हुकुमचंद मिल के मजदूरों के बकाया भुगतान का फैसला भी शामिल है।
मजदूरों के बकाये के भुगतान के लिए सीएम ने शपथ लेने के करीब एक सप्ताह बाद ही 450 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी थी। मिल के सैकड़ों मजदूरों का लाखों रुपए सालों से बकाया था। इसके लिए वो मिल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। कोर्ट भी उनका भुगतान करने का निर्देश दे चुका था, लेकिन इसे अमली जामा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पहनाया। इसीलिए आज भी मिल कर्मचारियों के सैकड़ों परिवार मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के बड़े फैसलों में प्रदेश में संचालित अमानक नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का फैसला भी शामिल है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर जमकर बवाल मचा और कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए अमानक नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेज पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित न हो और परीक्षा दे सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। देखिए, मैं इस बात को जानता हूं कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विचार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाए, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमने ये देखा कि केवल एक विश्वविद्यालय के भरोसे अगर पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज ऐसे इतना लोड दे दिया कि स्वाभाविक रूप से उसकी बस की बात भी नहीं थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी कोर्स की पढ़ाई समान होना चाहिए, तो क्यों एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये जो हमारी गलतियां कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूंकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरामेडिकल नर्सिंग या हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण था उनके निर्देश के अनुसार उन बच्चों को भी लाभ देने जा रहे हैं कि जो समय पर परीक्षा दे दे। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का समाधान करने राजस्व महाअभियान शुरू किया गया। बहुत कम समय में ही 1.5 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो गया है। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज करने, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन समग्र का आधार, eKYC और खतरे की समग्र आधार से लिंकिंग समेत आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण में 15 जनवरी 2024 से शुरू राजस्व महाअभियान की शुरुआत से ही अच्छे परिणाम आने लगे थे। जन सेवा के संकल्प में महत्वपूर्ण है कुशल प्रशासन और उसके लिए अहम है सुगमता और पारदर्शिता। इस अवधारणा को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ते हुए राजस्व महाअभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की। नागरिकों की राजस्व समस्याओं का तेजी से समाधान करने और उन्हें सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व महाअभियान 2.0 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 लाख प्रकरणों का त्वरित निराकरण हुआ। साथ ही 88 लाख से अधिक eKYC प्रक्रिया पूर्ण हुई। हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांकन बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में 31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है। लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए
भोपाल समेत 36 जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया। अब तक 2 चरणों में आयोजित हुए राजस्व महाअभियानों में 80 लाख से अधिक प्रकरणों के पूरे होने से जन जन की आस पूरी हुई। सभी को बधाई। और उसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन से समाधान और जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बच्चे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है, उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे गए। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े फैसलों में लाडली बहना योजना को जारी रखने का फैसला भी शामिल है। मोहन सरकार के सीएम बनने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन सीएम ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। सीएम ने साफ कर दिया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने इस योजना को लेकर खुलकर बात की। मोहन यादव ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मध्य प्रदेश में किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। नदियों को जोड़ने का फैसला भी मोहन यादव की दूरगामी सोच को बताता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो सीमावर्ती राज्यों के साथ नदियों को जोड़ने के अलावा अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कान्हा और गंभीर नदियों को जोड़ने का प्रारंभिक तौर पर प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश नदी जोड़ो अभियान में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी और यूपी महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे अलग परियोजना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी। ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल ये पीकेसी लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी। इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो जिले हैं इसमें जो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर, नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और खास बात यह है कि अभी हम केवल नर्मदा नदी पे निर्भर थे और नर्मदा की वैली से पानी ले जाकर के देना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना लंबे समय तक मेंटेन खर्चे में भी ज्यादा था और टेक्निकली रूप से कई कठिनाइयां भी थी। और ये हमारे सूखे इलाके हैं जहां न केवल हमारी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी
बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, परियोजना सार्थक होती है तो आगे जाकर के इसमें टूरिज्म का और अन्य प्रकार की गतिविधि भी बहुत अच्छी से होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों की आय डबल करने का जो उनका आग्रह रहता है, तो एक तरह से पानी की उपलब्धता पे ही खेती की उपलब्धता होती है और खेती में आय तभी बनती जब किसान 2-3 फसल कर सके। तो इससे बिजली उत्पादन भी होगा, पानी के साथ उपलब्धता रहेगी तो वाटर लेवल भी जो नीचे बैठ रहा है, ये पूरा ड्राई एरिया हो रहा है, ये दोनों इसमें सुधरते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चंबल, कछार और खास करके इसमें जो बनने वाले हमारे योजनाओं के कुंभराज कॉम्प्लेक्स, CMRS कॉम्प्लेक्स, लखुंदर बैराज, रणजीत सागर परियोजना तथा ऊपरी चंबल कछार के 7 सिंचाई परियोजना अर्थात 7 डैम हमारे यहाँ बनने वाले रहेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के लोगों को लाभ मिलेगा। अनुमानतः परियोजना से इंदौर जिले को लगभग 12,000 हेक्टेयर, उज्जैन जिले के 65,000 हेक्टेयर, धार जिले को 1,000 हेक्टेयर, आगर मालवा में 4,000, शाजापुर में 46,000, चंबल के शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि लगभग 2 लाख हेक्टेयर में ये इस बेल्ट में लाभ मिलेगा। इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर जिलों में 150 मिलियन घन मीटर तथा चंबल क्षेत्र में शिवपुर, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि में 20 मिलियन घन मीटर जल पेयजल हेतु सुरक्षित है। अर्थात इससे पीने के पानी की भी हमारी जितनी भी घर घर नल जल योजना है उसके लिए भी संचालित किया जाएगा। इस प्रकार से 13 जिलों के लगभग 50 लाख किसान परिवारों को सिंचाई हेतु जल मिलेगा, इन जिलों की आबादी को पेयजल मिलेगा और मोटे तौर पर इसमें केंद्र पोषित ये योजना है। लगभग अब आज की स्थिति में 35,000 करोड़ के आधार पर हमको ये अपने स्टेट के लिए और 37,000 करोड़ के आसपास राजस्थान के लिए, और इसमें से केवल 10% हमको स्टेट से लगाना है, बाकी 90% केंद्र इसके लिए राशि देने वाला है। तो एक तरह से ये पूरी मालवा के लिए और चंबल के लिए वरदान साबित होगी। आज का दिन तो दिवाली की तरह मनना चाहिए, जो हमारे धार्मिक पर्यटन और सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। हम अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नवगठित सरकारों के साथ लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार राज्यों को परस्पर हितों को देखते हुए विकास के मामले में एक दूसरे को सहयोग करने का आग्रह करते हैं। उसी कड़ी में हम आज हमारी राजस्थान सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार और हम मिलकर के हमारी नदियों के जल की राशि का आपस का वर्षों पुराना कोई मामला है, जिसमें पार्वती, काली सींध, चंबल इन नदियों के जल के बंटवारे पे कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि लाखों किसानों के जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे निर्णयों से ही सरकार की भूमिका भी सिद्ध होती है और जनता में वो लोकप्रिय भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 21 शुद्धि में अमृत महोत्सव का काल चल रहा है तो ऐसे निर्णय लिए जाना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी बधाई देना चाहूंगा। वो और हम मिलकर के जल शक्ति मंत्री के माध्यम से हम आज उस निर्णय पे पहुंचेंगे। साथ ही साथ हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की भूमिका भी बड़ी है। कुल मिलाकर ऐसे अच्छे कामों में सभी का मार्गदर्शन मिले और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, यही चाहते हैं। मोहन यादव सरकार ने सोयाबीन की खरीदी MSP पर किए जाने का फैसला लेकर किसानों को बड़ी राहत दी। प्रदेश में करीब 25 साल बाद सोयाबीन की फसल सरकार खरीदेगी। इस मुद्दे को लेकर किसानों को कांग्रेस भड़का रही थी और कांग्रेस के साथ मिलकर किसान आंदोलन की राह पर थे। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन की खरीदी MSP पर किए जाने का फैसला लेकर प्रस्ताव आनन फानन में केंद्र सरकार को भेजा और उसी दिन मंजूर भी करवा लिया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। इसमें सोयाबीन की खरीदी का कार्य
25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया। इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में, तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मिला करके किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के किसानों को सहकारिता के जरिए दूध क्रांति से जोड़ने का बड़ा फैसला भी सीएम मोहन यादव ने लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार प्रदेश में न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि की बल्कि पशुपालकों को दूध की उचित कीमत दिलाने की भी पहल की गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन का काम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने का फैसला किया है। सीएम ने आशा जताई है कि इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों, पशुपालकों की संपन्नता के साथ खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है। गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश में राजस्व सीमाओं के लेकर आए दिन होने वाले विवादों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीमाओं के पुनर्निर्धारण का बड़ा फैसला लिया। सीएम मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश के सभी संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग बना दिया है। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष एमपी के सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव होंगे। अन्य 2 सदस्य बाद में नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश में कई संभागों, जिलों की सीमाओं के आकार में खासा अंतर है। भौगोलिक दृष्टि से कई जिले बहुत छोटे हैं, जबकि इंदौर जैसे जिले आकार में बहुत बड़े हैं। राजनीतिक मांगों के बाद बनाए गए कुछ नए जिलों के कारण सीमाओं में कम बेसी हो गई है। इससे न केवल प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं, बल्कि आमजन भी परेशान होते जा रहे हैं। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी समय के साथ हुई है। जब जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े जिले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े धार, बड़े बड़े जिले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयां हैं
जैसे बीना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया। तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नजदीक से नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड उनके पास जरूर पहुंचाएं और वो अपने जिलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता है हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 9 महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस प्रकार से शासन और प्रशासन का संचालन किया है वह उनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है। इतने कम समय में उन्होंने राज्य में विकास, प्रशासन और पारदर्शिता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसने जनता का विश्वास और समर्थन जीता है। महाराजा विक्रमादित्य की भांति कुशल प्रशासक यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं और 9 महीनों में ही उन्होंने कीर्तिमान रच दिए हैं। अनेक ऐसे सुशासन के निर्णय लिए हैं जो कि प्रतिमान सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आधारभूत संरचना का जो बजट है वो लगभग 67,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे कि मध्य प्रदेश का कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय होगा तो आधारभूत संरचना बढ़ेगी, जिससे मध्य प्रदेश का शाश्वत विकास होगा। 1 रुपये निवेश होता है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो लॉन्ग टर्म में उसमें 8 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रोड्स बनाए जा रहे हों, चाहे ब्रिजेस बनाए जा रहे हों, चाहे एजुकेशन की उन्नति की बात हो, चाहे हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे निर्णय वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं जिनके कारण जो 50-50 वर्ष से भी प्राचीन है और जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश शासन का राजस्व भी जाता था उसको भी उन्होंने कम किया है, बंद किया है कि ऐसा ही निर्णय है। मुख्यमंत्री और समस्त मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे मुख्य सचिव तक के अधिकारियों का जो इनकम टैक्स होता था वो मध्य प्रदेश शासन भरता था, उस नियम को भी उन्होंने निष्प्रभावी किया है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के वह पैसा मध्य प्रदेश के विकास में ही काम आएगा। ऐसे अनेक निर्णय उन्होंने लिए हैं। साथ ही साथ जन कल्याण की गंगा भी बहा रहे हैं। जो लाडली बहना योजना है उसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारी माताओं बहनों को दी गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। 9 दिसंबर 2023 को सीएम पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इतने अल्प समय में भी कड़े और बड़े निर्णय लेने वाली सरकार के तौर पर पहचान बनाई है। राजधानी भोपाल का बीआरटीएस हटाने का फैसला हो या नौकरशाही पर नियंत्रण, डॉक्टर मोहन यादव के सभी निर्णय प्रदेश की जनता के लिए हितकारी साबित हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में विकास, प्रशासन और पारदर्शिता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसने जनता का विश्वास और समर्थन जीता है। भारतीय किसान